गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने पीडीएफ में जो 2 शीट दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, उम्मीद है आप लोगों ने करके देखी होंगी। उनके जो सॉल्यूशन है वो मैंने पीडीएफ के माध्यम से भेज दिए थे। चलिए, वी हैव टू डिस्कस यूनिट 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों हुई? डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है उसकी क्यों आवश्यकता हुई, है ना। तो इसको एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल ने। तो एम्पियर परिपथ के नियम को अगर हम किसी ऐसे परिपथ के अंदर लगाते हैं जिसके अंदर किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है या निरावेशित किया जाता है, तो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें परिवर्तन होता है, और वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक विस्थापन धारा उत्पन्न हो जाती है। उस विस्थापन धारा के कारण प्लेटों के बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। तो एम्पियर परिपथ के नियम में जो विसंगति है उसको दूर करने के लिए विस्थापन धारा की आवश्यकता हुई, है ना। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन का मतलब है कि आपको अपना आंसर एक लाइन के अंदर खत्म करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एम्पियर परिपथ के नियम की विसंगति बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको मैंने जो है एक्सप्लेन किया था जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से आना चाहिए। दूसरा है, विस्थापन धारा का व्यंजक लिखिए, है ना। एग्जाम के अंदर भी जो है क्वेश्चन नंबर लिखिए फिर आंसर लिखिए। अगर कोई पार्ट है तो पार्ट भी लिखिए, क्वेश्चन 2 का ए, क्वेश्चन 2 का बी। तो एग्जाम में लिखने का तरीका होता है, आंसर देने का तरीका होता है। बहुत से बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर नहीं डालते, केवल खंड नंबर डाल देते हैं ए बी सी करके, तो उसमें देखने में दिक्कत होती है। तो आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसका सही एड्रेस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, है ना। ओके, विस्थापन धारा का व्यंजक लिखिए। तो विस्थापन धारा का व्यंजक है आई डी बराबर ε0 डी फाई पी अपॉन डी टी। एम्पियर मैक्सवेल की समीकरण लिखिए। आईसी जमा आईडी, है ना, दो करंट है ये। आईसी का मतलब है
कंडक्टिंग करंट, और आईडी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। चौथा है, विस्थापन धारा की अभिधारणा से मैक्सवेल ने क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किया? मैक्सवेल के अनुसार जब संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, प्लेटों के बीच विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। वह एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। तो जो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर परिवर्तन करते हैं तो प्लेटों के बीच एक विस्थापन धारा उत्पन्न होती है, और उस विस्थापन धारा के कारण एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, इसमें जो अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, पहला है केवल गतिमान आवेश के द्वारा। तो ये करेक्ट है, गतिमान आवेश के द्वारा जब धारा बहती है तो धारा, जब आवेश गति करता है तो धारा उत्पन्न होती है, धारा के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है ना। दूसरा है केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो बदलते वैद्युत क्षेत्र के कारण भी उत्पन्न होती है ना, ये मैक्सवेल ने बताया, तो ये भी आंसर सही है। थर्ड है फर्स्ट एवं सेकंड दोनों के द्वारा, यानी दोनों आंसर करेक्ट है, पहला भी और दूसरा भी। तो इसका आंसर जो हो गया थर्ड हो गया। चौथा है इनमें से किसी के द्वारा नहीं, तो थर्ड आंसर करेक्ट है हमारा। फर्स्ट एवं सेकंड दोनों के द्वारा। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होता है वो गतिमान आवेश के कारण भी उत्पन्न होता है और केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र के कारण भी उत्पन्न होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंपटीशन होता है हायर लेवल के, उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें आंसर एक से ज़्यादा होते हैं, तो आपको वे सारे आंसर जो है पकड़ने होते हैं, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं स्थिर आवेश के द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश के द्वारा, त्वरित आवेश के द्वारा। तो त्वरित आवेश के द्वारा जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, है ना।
इसका आंसर हो गया थर्ड, त्वरित आवेश के द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो बहुत हाई वोल्टेज की जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। ये एक्स वाई जेड, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये मैग्नेटिक वेक्टर है। है ना? तो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर हमेशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि E तथा B वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वेक्टर चुंबकीय वेक्टर हों, तब तरंग संचरण की दिशा डैश के अनुदिश होती है। तो इसमें आएगा, इसका आंसर है 4, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, है ना? ये पढ़ा था तुमने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, यानी दो वेक्टरों का सदिश गुणन उन वेक्टरों के परिमाणों उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, तथा परिणामी वेक्टर की दिशा उस तल के लंबवत होती है जिस तल में दोनों वेक्टर कार्य करते हैं। यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन होती है उस तल के लंबवत जिसमें दोनों वेक्टर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वेक्टर ई है और वेक्टर बी है, ये वाई और जेड प्लेन के अंदर है, वाई जेड प्लेन के अंदर है ना? तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है यानी परिणामी तरंग जो है वो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? एक्स डायरेक्शन में होती है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा ई बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, है ना? तो इस फॉर्मूले से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है?
अल्फा किरणें। देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊपर आवेश नहीं होता है ना, और ये इनको अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाए तो ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं। तो गामा किरण, अवरक्त किरण, एक्स किरण, ये तो तुम्हारी वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। जो अल्फा किरण है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो जो अल्फा किरणें हैं ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, चुंबकशीलता म्यू 0 वाले माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, इसका आंसर हो गया सेकंड, है ना, c बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 11, विद्युत चुंबकीय तरंगों स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक और सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे हैं। तो इसका हो गया 11 का, क्वेश्चन 11 का 1, गामा किरणें और रेडियो तरंगे। गामा किरणें व रेडियो तरंगे। है ना, गामा किरणें इसकी अधिकतम होती है फ्रीक्वेंसी, और रेडियो तरंगों की होती है न्यूनतम। ठीक है ना, मैंने पूरा चार्ट बनाया था, उसके ऊपर दिखाया था किस तरीके से होता है। ये सब जो फार्मूले हैं तुम्हारी टिप्स के ऊपर होने चाहिए, और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये तुम्हारे को मालूम होने चाहिए, है ना, फिंगर्स के ऊपर होने चाहिए, प्रैक्टिस से होता है ये। रेडियो के बाद थी माइक्रोवेव्स, है, माइक्रोवेव्स के बाद थी अवरक्त, अवरक्त के बीच में फिर दृश्य, दृश्य के नीचे वायलेट, अल्ट्रावायलेट, पैराबैंगनी, पैराबैंगनी के नीचे एक्स रेज और फिर गामा रेज, है ना, ये सीक्वेंस है। इसे याद रख सकते हो आप इस तरीके से, रेड, वायलेट, वायलेट के नीचे अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, है ना, रेड के ऊपर इंफ्रारेड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10 की घात 8 हर्ट्ज, ये 10 की घात 10 हर्ट्ज, 10 की घात 13, 10 की घात 15, 16, 10 की घात 18, 10 की घात 20, है ना, इतना होता है। तो ये सीक्वेंस याद रहनी चाहिए। ऐसे वेवलेंथ है, ठीक है ना। तो चार्ट मैंने इसको दिया था आपका पूरा, तो आप उससे उसकी प्रैक्टिस करिए। तो ये थी फर्स्ट सीट। अभी सेकंड सीट को कंसीडर डिस्कस। क्वेश्चन 1 एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है।
30 मेगाहर्ट्ज। वेलोसिटी लाइट होती है 3 गुणा 10⁸ वेवलेंथ निकालनी है ना, फार्मूले पता होने चाहिए। ठीक है ना। आवर्ती तरंग दैर्घ्य में संबंध C बराबर न्यू लैम्डा। विस्थापन धारा, विस्थापन धारा होती है ID बराबर ε0 d phi E अपॉन dt। मैक्सवेल एम्पियर परिपथ का नियम। लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू 0 IC जमा ID। है ना। तो जो फार्मूले हैं उनके ऊपर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। तीस हजार एंगस्ट्रॉम, तो ये हो गया 3 गुणा 10⁻⁻⁶ मीटर, है ना। ये पता होना चाहिए तुम्हें। मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, माइक्रो का होता है 10⁻⁻⁶, एंगस्ट्रॉम का होता है 10⁻⁻⁻10, नैनो का होता है 10⁻⁻⁹, है ना। ये वैल्यूज होती हैं। तो ये हमारा वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसको बोलते हैं न्यू, है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट स्टैंडर्ड है, तो न्यू बराबर हो गया C अपॉन लैम्डा। दस की घात 14 हर्ट्ज। तो 10 की घात 14 जो है ये अवरक्त वाले रीजन में आ गई, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन में आ गई है। ये क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों ने करके देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने PDF के अंदर सब डाल दिए थे। चलिए अभी थोड़ा थोड़ा जो है हम बोर्ड के एग्जाम की भी तैयारी करेंगे, क्रैश कोर्स टाइप, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।